पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में स्टडी किया हुआ था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से थोड़ी देर में क्यों ना हम उसको रिवाइज कर लें। ओके, तो सबसे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था इस सवाल के जवाब में कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो अणु भी होते हैं और कोई भी ऐसी चीज जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश हों तथा वे दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रखे हो, तो इस प्रकार से जो भी सिस्टम आपका तैयार होता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या सारे के सारे अणु इस दुनिया में जो हैं वो सब विद्युत द्विध्रुव होते हैं? तो आंसर है कि सारे के सारे अणु जो होते हैं वो सब विद्युत द्विध्रुव हैं। बस सारे के सारे अणुओं में फर्क इतना है कि उनमें से कुछ अणु ऐसे होते हैं जो विद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और कुछ अणु ऐसे होते हैं जो विद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। वो केवल तभी विद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टी को शो करते हैं जब हम उनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वो इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं क्यों पढ़ते हैं हम उनको? तो बड़ा सिंपल सा जवाब इसका था कि क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल से ही मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं। अणुओं में भी कैटेगराइजेशन हमने किया स्टडी करके, दो प्रकार के अणु मिले। एक वे अणु थे जिनमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दोनों एक ही स्थान पर नहीं होते हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे अणुओं को हम ध्रुवीय अणु कहते हैं और इससे जो डायपोल्स हमको प्राप्त होते हैं उन्हें एक्टिव डायपोल कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरे टाइप के अणु थे वो थे जिनमें धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक ही स्थान पर होता है। उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो शून्य रहती है। इस वजह से नॉर्मली तो वो डायपोल शो नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके धन आवेश को थोड़ा सा अपनी ओर और ऋण आवेश को थोड़ा सा अपनी विपरीत दिशा में डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र में एक फिक्स डिस्टेंस आ जाता है और अब ऐसे अणु भी इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे अणुओं को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अध्रुवीय अणु। तथा इनसे जो डायपोल्स हमको मिलते हैं, ऐसे डायपोल्स को हम इनएक्टिव डायपोल कहते हैं, निष्क्रिय विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि डायपोल का नेट आवेश कितना होता है? जो विद्युत द्विध्रुव होते हैं उनका नेट चार्ज कितना होता है? तो हमने आपको बताया कि डायपोल में एक तरफ पॉजिटिव क्यू और दूसरे साइड में नेगेटिव क्यू, एक साइड जितना पॉजिटिव दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव होता है, इसलिए डायपोल का जो नेट चार्ज होगा वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर डायपोल का नेट चार्ज शून्य है तो क्या इसे अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए? मैथमेटिकली हमने देखा कि अगर डायपोल का नेट चार्ज क्यू जीरो है तो इसे अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाना चाहिए। बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि डायपोल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्यों बनाता है? इस क्वेश्चन का भी जवाब हमने दिया, क्योंकि डायपोल का जो नेट चार्ज होता है जीरो होता है, लेकिन उसमें दो चार्जेस होते हैं और दो के दोनों चार्जेस एक ही जगह पर नहीं रहते। सिंपल सा जवाब कि दोनों चार्जेस एक ही बिंदु पर नहीं होते हैं, इसलिए डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसमें मैग्नीट्यूड का भी इश्यू आता है, उसमें डायरेक्शन का भी इश्यू मिलेगा आपको, जिसकी वजह से डायपोल्स में
डायपोल्स की वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने बताया आपको कि अगर डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो उसके साथ मैंने एक और कैरेक्टरिस्टिक डायपोल का आपको बताया कि डायपोल्स को अगर हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जाकर के किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो हम क्या देखते हैं कि डायपोल हर वक्त अपने आप को वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित कर लेता है, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और आप डायपोल को ऐसा 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 कैसा भी रख दो, लेकिन हम देखते हैं कि वो घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाता है। ये भी उसमें एक कैरेक्टर हमको दिखा। अब किसी चीज का घूमना, रोटेट करना, इसका मतलब उस पे तो टॉर्क लगा होगा, बल आघूर्ण लगा होगा, उस पे बल युग्म का आघूर्ण लगा होगा। तो इसका मतलब है कि जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो डायपोल पर एक टॉर्क भी लगता है, एक बल युग्म का आघूर्ण भी लगता है। तो डायपोल की अभी तक हमने दो स्पेशल चीजें देखी। एक, डायपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर हम उसे किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर टॉर्क भी लगना स्टार्ट हो जाता है। इस पर भी हमने कुछ चीजें और बनाई कि डायपोल्स, हमने देखा कि कुछ डायपोल्स ऐसे होते हैं कि जो अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और अगर हम उन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उन पर लगने वाला टॉर्क भी बहुत ज्यादा होता है। और कुछ डायपोल्स ऐसे होते हैं जो अपने चारों तरफ बनाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाते हैं वो भी वीक होता है, और अगर ऐसे डायपोल्स को हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उन पर टॉर्क भी कम लगता है। तो हमने इसका भी दो नॉमिनेशन किए, क्या कि अगर कोई डायपोल ऐसा है जो अपने चारों तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और उसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वह उस पर ज्यादा टॉर्क लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा बनाएगा, और अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो टॉर्क भी ज्यादा उस पर लगेगा। तो हम बोलेंगे कि ये वाला डायपोल ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इफेक्टिव है। इसे हम डायपोल की इफेक्टिवनेस बोलते हैं, या इसी को हम डायपोल की स्ट्रेंथ भी कहते हैं, उसकी ताकत। तो कोई डायपोल कितना ज्यादा इफेक्टिव है और कोई डायपोल कितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, इसका अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं कि अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है या बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो ज्यादा टॉर्क लगता है, तो वो डायपोल ज्यादा इफेक्टिव है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। और अगर यही दोनों काम कोई डायपोल कम करता है तो उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी स्ट्रेंथ दोनों चीजें कम होती हैं, कम मानी जाएंगी। ओके, अब ये जो इफेक्टिवनेस है और ये जो स्ट्रेंथ है, दोनों एक ही चीजें हैं लगभग। अब इन दोनों चीजों का हम एक नाम रख देते हैं, कॉमन नेम रख देते हैं। क्या कॉमन नेम हमने रखा? इन दोनों चीजों का कॉमन नेम हमने रखा मोमेंट ऑफ डायपोल, और इट इज नोन एज डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने इसका नाम रखा, और इसको कैपिटल P से हमने प्रदर्शित भी किया। तो आज हम अपनी बात, क्योंकि लास्ट लेक्चर में यहीं से हमने खत्म किया था, आज हम अपनी बात यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो डायपोल होगा, मैं एक बार उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। डायपोल में हमने सबने देखा कल पिछली क्लास में कि एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, और एक तरफ नेगेटिव क्यू चार्ज होगा, और दोनों के बीच कुछ फिक्स डिस्टेंस भी होगी। अब ये जो दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, इसका मिड पॉइंट M हमने यहां पर मान लिया, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डायपोल। और हम, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कुछ सिंबल दे देते हैं। इस पूरी डिस्टेंस को एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक की टोटल डिस्टेंस का हमने नाम रखा, हमने उसको एक सिंबल दिया 2L। इफ द टोटल डिस्टेंस इज 2L,
तो ये आधी दूरी कितनी होगी, सब बच्चों को पता लग गई अब कि ये आधी दूरी L होगी और ये वाली आधी दूरी भी L के बराबर ही होगी। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस, वो फिक्स डिस्टेंस 2L, M इज द मिड पॉइंट, आधी दूरी L और बाकी आधी दूरी भी L होगी। तो जो हमने डाइपोल को जिसकी इफेक्टिवनेस बोला, स्ट्रेंथ बोला, उसे हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम मेजर करा करेंगे, क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम उसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड नापें, फिर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के टॉर्क देखें। हमें उसके लिए क्वांटिटी चाहिए जिसको हम कैलकुलेट करके तुरंत समझ जाएं कि कौन सा डाइपोल ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, और कौन सा डाइपोल कम इफेक्टिव है, कम स्ट्रेंथ वाला है। हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, इसलिए जो इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ है उसको हम एक क्वांटिटी से बना करके मेजर करते हैं। मैं उसको यहां पर लिखता हूं, क्या वो होगी क्वांटिटी, इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ, इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल, इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल, इसको हम मेजर करते हैं 2Q into L, और वी कैन राइट इट Q into 2L, Q into 2L से मेजर करते हैं। ओके, तो इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल इज मेजर्ड बाय अ फॉर्मूला विच इज Q into 2L। अब Q और 2L यहां पर क्या है, आपको यह भी याद रखना है। जो Q है ये है डाइपोल पर किसी भी एक साइड का चार्ज। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है सभी स्टूडेंट्स को, दोनों तरफ के चार्ज मिलाकर 2Q चार्ज नहीं लेना है, दोनों तरफ के चार्जेस मिलाकर 0 चार्ज भी नहीं लेना है आपको। आप कभी ये लगे कि ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो दोनों तरफ के मिला के हम 0 ले लें, नहीं लेना आपको। आपको लगे कि निशान मत लें, इधर भी Q है इधर भी Q है, तो 2Q ले ले, नहीं करना। किसी एक तरफ का चार्ज लेना है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लेना है। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने 2L लिया, ये आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइपोल। और बेटा आपको याद होगा, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि किसी भी डाइपोल की इफेक्टिवनेस या स्ट्रेंथ को ही हम बोलते हैं उस डाइपोल का मोमेंट, उस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हम इसी को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी कहते हैं। इससे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी कहा जाता है, इसे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो आप बच्चों को याद रखना है कि ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और मैं बता दूं, इसके लिए हमने एक सिंबल बनाया हुआ है, इसको प्रदर्शित करने का एक प्रतीक हमने बनाया हुआ है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी हमने बनाई इसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। देयरफॉर कैपिटल P विल बी इक्वल टू Q इंटू 2L और वी कैन राइट 2QL। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब हम 2QL लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करना स्टार्ट कर देते हैं कि जब हम 2QL लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक साइड का चार्ज Q तो ले लेते हैं, लेकिन L की जगह पर वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, फिगर में भी आप देख सकते हैं
दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस L नहीं है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2L है। So please remember that 2L is the distance between the two charges. So P is equal to 2QL. इसे क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। इसको अब और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में और स्टडी करेंगे हम लोग कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है, बिकॉज दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अगेन अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो हम इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। क्या जानकारियां हम हासिल करेंगे? सबसे पहले कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि है। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। P एक सदिश, सदिश यानी कि वेक्टर, सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर बेटा यह सदिश राशि है तो इसका कोई ना कोई दिशा जरूर होगा। क्या दिशा होगी इसकी? अब उसका जिक्र हम करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया है, इसकी डायरेक्शन डाइपोल में नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। मैं यहीं पर लिख देता हूं, जिसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो फिगर में इसको कैसे हम शो कर सकते हैं, मैं फिगर की हेल्प से आपको समझाता हूं कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे डायरेक्शन होगी। नेगेटिव, अगर मैं चार्ज को नेगेटिव चार्ज यहां बनाता हूं और पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां बना देता हूं, तो एक डायपोल हुआ, क्योंकि इनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस भी है, तो ये एक डायपोल बन गया। अब इस डायपोल में अभी अभी हमने बताया आपको कि जो P की दिशा होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। नेगेटिव चार्ज ये, पॉजिटिव चार्ज ये, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर रहेगी। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये मिड पॉइंट है, तो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये अक्ष है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ये P की डायरेक्शन होगी। बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन कर लगा दिया, और किधर से किधर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई। ओके, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन के बारे में हो गया। किस प्रकार की क्वांटिटी है ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, इसकी हम और भी चीजें, जैसे कि यूनिट क्या होता है इसका, ओके, यूनिट देख लेते हैं। P की यूनिट, यूनिट क्या होगी आप देखें, फॉर्मूले से आप यूनिट बना सकते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया है। 2Q into L, 2 is a scalar number, is a constant number, so it has no any unit. ओके, Q का यूनिट, क्योंकि एक चार्ज है और चार्ज का यूनिट बेटा सब लोग जानते हैं कूलॉम, लेंथ का यूनिट मीटर। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी कूलॉम इनटू मीटर। ये यूनिट बनेगा कूलॉम मीटर। आप शॉर्टकट में कूलॉम मीटर को ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, डायमेंशंस क्या होंगी इसकी,
डायमेंशंस, विमाएं क्या होंगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विमेय सूत्र किससे क्या होगा। आप चाहें तो इसके यूनिट से बना सकते हैं डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन बनाना हो, पहले उस फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले से उसका आप यूनिट बना लीजिए, फिर उसके यूनिट से आप उसकी डायमेंशंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो यूनिट कूलॉम इंटू मीटर आया, कूलॉम का यूनिट क्या होगा AT और मीटर का यूनिट होगा L। तो ATL ये डायमेंशन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर P। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, इसका फॉर्मूला Q इंटू 2L होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई और इसी को इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल बोलते हैं, जिसे हमने एक नाम रख दिया विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहा। अब क्योंकि हमने अभी सीखा, कुछ देर पहले भी मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो अब हम ये मेजर करना चाहते हैं कि कितना विद्युत क्षेत्र बनाता है। हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र बनता है, अब हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं। तो अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आप सोचेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत क्षेत्र बनाता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर टॉर्क भी लगता है, तो दोनों चीजें बताइए। तो बेटा बिल्कुल बेशक मैं दोनों चीजें बताऊंगा एक एक करके। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जो डायपोल होता है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने आसपास, और उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज पहले आपको जिक्र कर दूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाएंगे, तो उसकी वजह से हम डिफरेंट लोकेशंस पर, अलग अलग स्थितियों पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करते हैं। वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं, एक बार एक झलक मैं उसकी आपको दिखा देता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। एक मैं बात और आपको बता दूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, तो आज के बाद आप हमेशा के लिए एक चीज याद कर लो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्शन हमेशा ऐसे बने। क्यों? उसके पीछे का भी एक सीक्रेट है, क्योंकि हमारी जो नंबर लाइन होती है, हमारी जो संख्या रेखा होती है, उसकी डायरेक्शन भी बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे होती है। तो हम चाहते हैं कि उसी से हमको याद रह जाए आसानी से। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी हम ऐसा ही बनाना चाहते हैं। इसलिए एज अ ट्रेडिशन, एज अ कस्टम, हम आज के बाद डायपोल मोमेंट को हमेशा ही ऐसा बनाएंगे कि उसका नेगेटिव चार्ज इधर रहे और पॉजिटिव चार्ज इधर रहे। ऐसा करने से हमें एक ये कन्वीनियंट रहेगा, सुविधा रहेगी। ये मिड पॉइंट है M, और इधर की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की आ जाएगी। तो यही डायरेक्शन नंबर लाइन की भी, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की भी। तो हमें याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंट लोकेशंस बताता हूं जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बनाया। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल में आप ध्यान रखें, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी, जैसे मैं ये लाइन ऐसे बनाता हूं, आप देखें लाइन इसके मिड पॉइंट से होकर जा रही है। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाती है, इसे हम विद्युत द्विध्रुव की
अक्ष कहते हैं। याद रखिए, ये पूरी की पूरी लाइन, यहां से पूरा और बना सकते हैं आप, आगे इसके आगे भी बना सकते हैं। ये सब पूरी की पूरी लाइन विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। इसको हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। द्विध्रुव की अक्ष इस पूरी लाइन को कहते हैं। अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो भी हम बोलेंगे कि वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर है। अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो भी हम बोलेंगे कि ये द्विध्रुव की अक्ष पर है। कोई पॉइंट यहां पर है तो भी ये द्विध्रुव की अक्ष पर है। यहां 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 कहीं पर भी ये पॉइंट है तो वो पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पर कहा जाएगा। तो हम एक्सिस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डाइपोल का। ओके, दिस इज मिड पॉइंट। एक और देखिए लाइन मैं यहां पर बनाता हूं, एक ऐसी लाइन में बनाऊंगा, ये लाइन अक्ष थी, ऐसी लाइन जो अक्ष पर लंब हो और डाइपोल के मध्य बिंदु से होकर जाए। अक्ष पर लंब हो, डाइपोल के मध्य बिंदु से होकर जाए। ऐसी लाइन मैं यूं बना देता हूं, देखिए अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और मध्य बिंदु से होकर जा रही है, डाइपोल के मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो इस पूरी लाइन पर अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, निरक्ष इसको बोला जाता है, निरक्ष रेखा। ये एक्सिस है, इसको हम अक्ष बोलते हैं, द्विध्रुव की अक्ष, ये निरक्ष कहा जाता है इसको। तो अगर कोई पॉइंट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, यहां पर, यहां, इस पूरी लाइन में कोई भी पॉइंट कहीं पर है तो हम उसको बोलते हैं कि यो वाला बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर स्थित है। ओके, तो बिंदु यहां पर है, अक्षीय रेखा पर है, अक्ष पर है। बिंदु यहां पर कहीं पर है तो वो बिंदु निरक्षीय रेखा पर है, निरक्ष पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। वो यहां पर है तो एक्सियल लाइन पर है, एक्सिस पर है। वो यहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो ये डाइपोल की दो क्लियर कट पोजीशंस हैं, दो क्लियर कट लोकेशंस हैं जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को फाइंड करेंगे। अब हम चाहें तो क्या इस डाइपोल के आसपास यही दो लोकेशंस हैं केवल? तो आंसर है ऐसा नहीं है। इस डाइपोल के आसपास बहुत सारी लोकेशंस हैं। तो हम एक और लोकेशन लेंगे जहां पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। कौन सी? हम चाहें तो इन जगहों पर कहीं पर निकाल सकते हैं, यहां पर, यहां, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं तो आप देख रहे हैं बेटा कि यह बिंदु ना तो अक्ष पर है और ना ही ये निरक्ष पर है। तो इस पॉइंट का हम जो नाम दे देते हैं, दिस इज जनरल लोकेशन। इसका नाम क्या रखा गया? जैसे इस लाइन पर कोई पॉइंट है तो अक्ष पर है, अक्षीय रेखा पर है। इस लाइन पर कोई पॉइंट है तो निरक्षीय रेखा पर है। लेकिन अगर इन दोनों लाइंस में नहीं है, इनके अलावा कहीं और है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां, इसके अलावा कहीं पर भी है, तो उसे हम बोलेंगे जनरल लोकेशन। कोई भी सामान्य स्थिति है, कोई भी सामान्य बिंदु पर पॉइंट हो सकता है। ऐसे बिंदुओं पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाइपोल की वजह से निकाल सकते हैं और कैलकुलेट भी करेंगे। तो ये मैंने आपको केवल ये बताया कि डाइपोल की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं उसमें डाइपोल की दो क्लियर कट पोजीशंस हैं। एक डाइपोल की अक्षीय स्थिति, एक डाइपोल की निरक्षीय स्थिति। और अगर कोई बिंदु इनमें से किसी भी जगह पर नहीं है, इनके अलावा और किसी जगह पर है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो वाला बिंदु एक डाइपोल के आसपास एक जनरल लोकेशन पर स्थित है, किसी भी बिंदु पर स्थित है।
ओके, तो अब इन बिंदुओं पर ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना डायपोल की वजह से, और हम सबसे पहले अक्ष पर ज्ञात करके आपको दिखाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा वो ये रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं इस आर्टिकल को लिख देता हूं। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इसे एक्सियल लाइन भी कह सकते हैं, आप इसे एंड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं। इसे हम दो पोजीशंस बोल सकते हैं, एक्सियल पोजीशन भी बोल सकते हैं, और हम चाहें तो इसका एक और हमने नाम रखा हुआ है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ये सेम नाम ही है। तो विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया, तो अब यहां पर एक फिगर मुझे बनाना पड़ेगा, और अभी मैंने बोला कि एज अ कस्टम, एज अ ट्रेडिशन, आप हमेशा याद रख लीजिए कि हमारा जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो वो नंबर लाइन की धनात्मक दिशा में हो तो हमें ज्यादा याद रहेगा। इसकी वजह से हम हमेशा के लिए सोच लेते हैं कि जो भी हम चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव बनाएंगे वो चार्ज हम नेगेटिव हमेशा इधर बनाएंगे और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इधर बना दिया करेंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा जबरदस्ती नहीं है, बट अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपको सुविधा रहेगी थोड़ी सी। ये मैंने एक डायपोल बना लिया, ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, दिस इज द मिड पॉइंट, ये मध्य बिंदु है डायपोल का। अब क्योंकि मुझे अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो सबसे पहले मैं डायपोल की अक्ष बनाऊंगा। अभी बेटा फिगर हमने बनाया था, आप समझ गए होंगे डायपोल की अक्ष क्या होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो मध्य बिंदु से जाए डायपोल के, ऐसी लाइन को हम अक्षीय स्थिति कहते हैं या अक्ष बोलते हैं। लाइन अक्ष इधर भी हो सकती है, उधर भी आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अक्ष पर कहीं पर भी एक बिंदु आपको लेना है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेना है। तो मैं वो वाला पॉइंट अक्ष पर लूंगा और इधर की तरफ मैं ले लेता हूं, इस जगह पर मैं वो बिंदु ले लेता हूं। मैंने ले लिया कि ये बिंदु है कौन सा, P, और इस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या किया हमने, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। आप डेरिवेशन करने से पहले इस लैंग्वेज को नोट कर सकते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु M है। A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी R के बराबर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से डिस्टेंस कितना है, R। आप याद रखिए, मैंने ये इस बिंदु P की जो दूरी ली हुई है
वो प्लस क्यू चार्ज से नहीं ली है, माइनस क्यू चार्ज से भी नहीं ली है। मैंने बिंदु P की डिस्टेंस r जो ली है वो डाइपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस ली है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं बेटा कि द्विध्रुव पर एक बिंदु P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी r है। तो हमने दूरी प्लस क्यू चार्ज से नहीं लिया, दूरी माइनस क्यू चार्ज से भी नहीं लिया, हमने दूरी डायपोल की मिड पॉइंट से लिया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनाएंगे, लेकिन हमने डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से लिया है। ओके, तो अक्ष पर यह बिंदु लिया और इसी बिंदु पर हमें डायपोल की वजह से, द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारी डेरिवेशन के शुरुआत की लैंग्वेज हो गई कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु कैपिटल M है, बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अब अगर बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस चार्ज बनाएगा, माइनस चार्ज बनाएगा, इसलिए जरूरी है कि इस प्लस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस भी हमको पता होनी चाहिए, हमें ये डिस्टेंस भी मालूम होनी चाहिए। और माइनस चार्ज भी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो माइनस चार्ज से भी यहां तक का डिस्टेंस हमको मालूम होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़ा आसान है ये। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करिए आप इसको। आप ऐसे देखिए, डायपोल में आधी दूरी को कितने, क्या सिंबल दिया हमने, ये हाफ डिस्टेंस को L बताया गया, इधर वाली हाफ डिस्टेंस को भी L से हमने रिप्रेजेंट किया। ओके, तो अब आप मुझे ध्यान से देखिए और बताइए यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस, देखिए बेटा यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस r है, ये टोटल डिस्टेंस r है। अब इसका मतलब मिड पॉइंट से P तक का टोटल डिस्टेंस r है, हमको तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो इस पूरी डिस्टेंस में इतने डिस्टेंस को अगर आप हटा देंगे मतलब घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। तो r में से ये डिस्टेंस कितना L माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा r माइनस L। सिमिलरली आप फिर से ध्यान से देखें, ये मिड पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस पूरा स्मॉल r, लेकिन हमको तो यहां तक की दूरी चाहिए, तो उसमें से इतना और ऐड कर दीजिए, L आप जोड़ दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको, r प्लस L। तो ये दोनों अलग अलग चार्जेस से पॉइंट P का डिस्टेंस भी हो गया। ओके, अब हम लोग कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ओके, आप ध्यान से फिगर को देख लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब मैं कैलकुलेशन करता हूं। सबसे पहले बिंदु P पर क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो धन आवेश की वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर ऋण आवेश की वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उसके बाद हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ड्यू टू पॉजिटिव Q, प्लस Q के आवेश के कारण है ना, तो हमने लिख दिया E ड्यू टू प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E ड्यू टू प्लस Q कितना होगा बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये एक बिंदु आवेश है, इसकी देखो ये एक बिंदु आवेश है, ये भी एक बिंदु आवेश है, लेकिन दिस होल सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। तो ये तो एक बिंदु आवेश है, इसकी वजह से यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए।
तो आप फॉर्मूला याद करिए, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4πε0 के, अगर कोई मीडियम है तो यहां से यहां तक कोई मीडियम होगा तो उसके लिए पराविद्युतांक के इंटू Q/R² था सोर्स चार्ज Q अपॉन R², यानी कि इस चार्ज से पॉइंट P तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? R-L, तो R-L का होल स्क्वायर। जिस चार्ज की वजह से आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसी चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस आपको लेना है, R-L का होल स्क्वायर। अब इसमें एक चीज और मैं देखना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो प्लस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र आया E ड्यू टू प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैं यहां पर इसकी डायरेक्शन लिखे लेता हूं, इसको मैं या लिखा रहने देते हैं, आप ध्यान रखिएगा इसकी डायरेक्शन। बताइए देख करके, इस बिंदु पर इस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? बेटा आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा फाइंड करने के लिए मैंने तरीके बताए थे क्या, कि जिस बिंदु पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु पर आप एक धन परीक्षण आवेश रखिए और चेक करिए कि उस पर किस तरफ बल लग रहा है। जिस तरफ बल लगेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। तो हमने यहां एक धन परीक्षण आवेश रखा केवल डायरेक्शन पता लगाने के लिए, और देखा कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर किस तरफ फोर्स लगाएगा। तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करके बाहर की तरफ ऐसे धक्का देगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। अब अगर इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स डायरेक्शन ये होगी तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, E ड्यू टू प्लस क्यू की ये डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। ओके, तो किधर से किधर की तरफ दिशा हुई? B से P की ओर, या आप M से P की ओर कर सकते हैं, M से P की ओर, M से P की ओर। एक काम कर लेते हैं बेटा, क्योंकि P जो होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट भी होगा, तो मैं एक छोटा सा यहां पर चेंज कर लेता हूं, इस पॉइंट को मैं N लिख देता हूं, तो यहां पर M से N की ओर हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम इसके डायपोल मोमेंट को P भी लिखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। M से N की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। इसी प्रकार -Q आवेश के कारण बिंदु N पर यहां पर कर लेते हैं, बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ड्यू टू माइनस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू। फॉर्मूला आपका आएगा 1/4πε0 के सोर्स चार्ज अपॉन, अब इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो सोर्स चार्ज मैंने लिख दिया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, सो वी हैव ऑलरेडी फाउंड हियर दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट N फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इज R+L और उसका स्क्वायर, क्योंकि 1/4πε0 के Q/R² इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि ये तो एक सदिश राशि है तो जरूरी है कि हम इसकी भी डायरेक्शन को पता लगा लें। क्या डायरेक्शन होगी? सोचिए थोड़ा सा, फिर से वही तरीका यूज करिए। जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता लगानी है उस बिंदु पर आप एक धन परीक्षण आवेश रखिए। तो हमने यहां पर एक धन परीक्षण आवेश रख लिया +Q, और चेक करिए कि ये वाला चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से चाहिए, ये वाला चार्ज इस चार्ज को किस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, आकर्षित करेगा, अपनी ओर फोर्स लगाएगा, इसलिए ऐसे। तो E की जो डायरेक्शन होगी यहां पर E ड्यू टू माइनस क्यू, E ड्यू टू माइनस क्यू की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, क्योंकि ये -Q इस +Q0 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो E ड्यू टू -Q इस दिशा में आ जाएगा।
E ड्यू टू प्लस क्यू उधर की तरफ रहेगा, मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अब पॉइंट एन पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, पॉइंट एन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देयरफॉर बिंदु एन पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र मीन्स ई नेट इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन। क्या करना है? आप सभी बच्चों ने वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा था, सदिश राशियों के परिमाण के बारे में पढ़ा था, परिणामी के बारे में पढ़ा था। अब इस बिंदु पर दो सदिश राशियां हैं, एक ये E ड्यू टू प्लस क्यू, एक E ड्यू टू माइनस क्यू, और वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इसलिए दोनों का परिणामी कैसे निकालेंगे? तो आंसर है बड़ी वाली राशि में छोटी वाली राशि को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। कौन सी बड़ी राशि होगी, कौन सी छोटी राशि होगी? तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। आप देखिए, जिस चार्ज से बिंदु एन की डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो बेटा आप देख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज से एन का डिस्टेंस कम है, माइनस क्यू चार्ज से एन का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए प्लस क्यू की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू प्लस क्यू स्ट्रॉन्ग होगा, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू माइनस क्यू वीक होगा। तो E ड्यू टू प्लस क्यू स्ट्रॉन्ग, E ड्यू टू माइनस क्यू वीक। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन will be E due to plus Q minus E due to minus Q। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे, बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर एक ही दिशा में होते दोनों तो वेक्टर एनालिसिस से हम उनको जोड़ देते, विपरीत दिशा में है तो बड़ी राशि में छोटी राशि को माइनस कर देना रहेगा। अब वैल्यूज लिखिए इनकी, E ड्यू टू प्लस क्यू की वैल्यू माइनस E ड्यू टू माइनस क्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें इसको माइनस करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जब बेटा इसमें इसको माइनस करेंगे तो कुछ कॉमन हम पहले ही ले सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी कॉमन हो जाएगा और क्यू भी कॉमन हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और उसके साथ क्यू भी हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? आप देखिए, ये चला गया, क्यू भी गया, यहां पर बच्चा 1/r माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस यहां पर ये और ये चले गए तो बचा 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसमें कॉमन कर सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कॉमन नहीं सॉरी एलसीएम हम यहां पर ले सकते हैं। क्या एलसीएम होगा? सोचिए, एलसीएम होगा r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। एलसीएम का मेथड आपको पता है, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर, और कैलकुलेट कर लीजिए इसको, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, एक बार ए प्लस बी करेंगे, आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल करेंगे बेटा, तो प्लस एल से प्लस एल कट जाएगा, आर प्लस आर जुड़ करके 2r बन जाएगा। फिर एक बार ए माइनस बी करेंगे सेकेंड ब्रैकेट में, तो जब r प्लस एल माइनस आर माइनस एल करेंगे तो इस बार r से r कैंसिल हो जाएगा, l जुड़ करके 2l बना लेंगे। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आपको मिल जाएगा। यहां पर ध्यान से देखें बेटा, दोनों में स्क्वायर लगा है। अगर दोनों में स्क्वायर लगा है तो दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके और होल स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा आसान है। अगर कभी भी a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिखा हो तो आप a इंटू बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसका होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर।
तो जब r माइनस एल और r प्लस एल का मल्टीप्लाई किया तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन गया, और उसके ऊपर हमें ये होल स्क्वायर भी लगाना रहेगा, तो हमने होल स्क्वायर भी लगा दिया। ओके, अब और आगे कैलकुलेशन। ओ, यहां पर मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी है, लिख देते हैं। ये डायरेक्शन थी ना नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो किधर से किधर की तरफ है? एन से एम की ओर है। आप चेक करें, एन से एम की तरफ है, तो ये डायरेक्शन एन से एम की ओर, ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इसे थोड़ा और कैलकुलेट करिए। एक काम करें, इस Q को आप इस 2L के साथ लेते चले जाइए। तो जब आप Q को 2L के साथ लेते चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कैलकुलेशन में? आप देखें, हम नेट विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें क्या मिलेगा हमको? ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू, इस Q को हम यहां भेजे देते हैं, तो यहां मुझे मिलेगा 2R, ये 2R मैंने बाहर ले लिया, और इस Q को हम 2L के साथ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2Q इंटू L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर होल स्क्वेयर, R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब इसको देखिए बेटा, 2 इंटू Q इंटू L, 2 इंटू Q इंटू L अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, विद्युत ध्रुवाघूर्ण है, ये P है, तो इसकी जगह पर हम कैपिटल P नोट कर देते हैं। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, ये हो गया 2 इंटू R, और इसको मैंने लिख दिया P इसके पूरी जगह पर, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर होल स्क्वेयर। ये बेटा वैल्यू आ गई वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर। अगर उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान निकल के आ गया, ये कैलकुलेशन होके आ गया आपका। अब यहां पर हम कुछ कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन मैं अप्लाई करना चाहता हूं किसी भी डाइपोल में, जैसे कल मैंने लास्ट क्लास में NaCl का एग्जांपल दिया था, तो NaCl में Na का पॉजिटिव चार्ज और Cl के पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2L बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो L और भी छोटा होगा क्योंकि L तो उससे भी छोटा है। अब L जो होगा वो R की तुलना में बहुत छोटा है। यहां पर कंडीशन यूज करेंगे बिकॉज L इज वेरी वेरी लेस देन R, क्योंकि जो L है वो R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। Therefore L square will be also very 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 less than R square। हम स्क्वायर अगर कर देंगे तो वो R स्क्वायर की तुलना में और भी बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन पे क्योंकि L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, मैं इसमें से इस बॉक्स में से L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देता हूं, उसको नगण्य मानकर छोड़ देता हूं। तो जैसे मैं L स्क्वायर को छोड़ दूंगा यहां से, आप देखिए क्या मिलेगा आपको, R स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। L स्क्वायर ही तो छोड़ेंगे ना आप, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर का होल स्क्वायर मींस R टू द पावर 4। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2RP 2 इंटू R इंटू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां पर L स्क्वायर छोड़ने के बाद R स्क्वायर का होल स्क्वायर मींस R टू द पावर 4 मिलेगा आपको। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, R से इसके एक पावर कैंसिल कर सकते हैं। एक पावर कैंसिल करेंगे, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ध्यान से देखिए, इससे इसके एक पावर कैंसिल कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ऊपर क्या बचेगा 2P
2p अपॉन और यहां रह जाएगा r क्यूब। तो आफ्टर अप्लाइंग कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट n इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर जो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसका ये फॉर्मूला होगा। बेसिक फॉर्मूला ये है, लेकिन हमने एक कंडीशन अप्लाई की, क्योंकि एल बहुत छोटा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मिल गया। तो आज के बाद आप याद रखिएगा, दिस इज द कैलकुलेशन, कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब, ये फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से जब देखेंगे आपको बेटा याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी मिलता है। मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और द्विध्रुव की वजह से भी हमको उसकी अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। पॉइंट चार्ज अगर होता तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर, और आज डाइपोल की वजह से भी उसकी अक्षीय स्थिति पर हमको विद्युत क्षेत्र मिल रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। अब हम ये सोचते हैं कि हमको तो पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और हमें डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस क्या है, हम ये सोचते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा सा याद करिए। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता था, याद करिए वो r पर कैसे डिपेंड करता था, वो r के स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है। बट E ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं वो डिस्टेंस पर किस तरह डिपेंड करता है, तो वो डिस्टेंस मिड पॉइंट से उस रिक्वायर्ड पॉइंट के डिस्टेंस के क्यूब के विलोमानुपाती होता है। अब आप दोनों को ध्यान से देखिए और डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर के विलोमानुपाती होता है, जबकि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड r क्यूब के विलोमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसका बेटा ये मतलब है कि अगर एक पॉइंट चार्ज यहां पर है और उससे इतने डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था और ये वाला डिस्टेंस मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं, 2 गुनी दूरी बढ़ा देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से दूरी मैंने 2 गुनी कर दी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने गुना कम हो जाएगा, तो आप यहां 2 लिखिए, 2 का स्क्वायर करिए, 1/4, 4 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा बिंदु आवेश की वजह से। लेकिन अगर यही डाइपोल होगा और डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर 2 लिखिए, 2 का क्यूब करिए। अब आप मुझे बता सकते हैं 8 गुना वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बिंदु आवेश है तो दूरी दुगनी कर देने से वैद्युत क्षेत्र केवल 4 गुना कम होगा, लेकिन अगर डाइपोल है तो दूरी 2 गुनी कर देने से विद्युत क्षेत्र 8 गुना कम हो जाएगा। आप और सोच सकते हैं, अगर मैं दूरी 3 गुनी कर दूं, 3 गुनी, तो बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितने गुना कम हो जाएगा, 3 गुनी कर देने से विद्युत क्षेत्र 9 गुना कम हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यहां पर 3 लिखिए। अगर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और मैं डिस्टेंस 3 गुनी बढ़ा देता हूं, डिस्टेंस को 3 गुना मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो ऐसे सिचुएशन पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 3 क्यूब 27 टाइम्स कम हो जाएगा। तो बिंदु आवेश में अगर आप 3 गुनी दूरी बढ़ाते हो
तो विद्युत क्षेत्र केवल 9 गुना घटेगा, 1/9 हो जाएगा। लेकिन डाइपोल वाले केस में अगर आप डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो 27 गुना कम हो जाएगा, 1/27 टाइम्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब निकला, दोनों में क्या फर्क हमको समझ में आया कि जो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बहुत तेजी से घटता है, उतनी ही दूरी बढ़ाने पर बिंदु आवेश की वजह से केवल 9 गुना घटता है, लेकिन डाइपोल की वजह से 27 गुना घट जाता है। तो विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ डाइपोल की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बहुत तेजी से घटता है। क्या लिख सकते हैं हम पॉइंट, यहां पर एक नोटिसिएबल पॉइंट है, मैं लिख सकता हूं कि विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ बहुत तेजी से घटती है। विद्युत द्विध्रुव के कारण E का मान दूरी के साथ बहुत तेजी से घटता है। E ड्यू टू डाइपोल डिप्लीट फास्टर, जो E होता है डाइपोल की वजह से बहुत तेजी से उसका मान घटता है। आपने अभी भी देखा, तो ये डिफरेंस था, एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक डाइपोल की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। अब हम लोग चाहें तो नेक्स्ट आर्टिकल पे चल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करने के लिए। लेकिन आज हम लोग इतना ही रखेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इफेक्टिवनेस ऑफ अ डाइपोल किसे बोलते हैं, उसी को हम स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और फाइनली बिकॉज दिस इज अगेन अ मेजरेबल क्वांटिटी, so I have made again a name for this, that is electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको हमने कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा, उसका यूनिट भी देखा, उसकी डायमेंशंस भी देखी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ये भी हमने देखा, और डाइपोल की वजह से किन किन लोकेशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ा। और उनमें से एक लोकेशन पर कि डायपोल की वजह से उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये भी हमने देखा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये भी हमने देखा। तो आप सब अच्छे से तैयार करें इसको, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम अपने फिजिक्स के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत अच्छी सी चीजें हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।